प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इकाई 5 के अंतर्गत निबंध के स्वरूप एवं शैलियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज हम निबंध के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप पर बात करेंगे। निबंध का व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या है, हिंदी साहित्य में जिस विधा के लिए प्रयुक्त होता है उस विधा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है और उसका स्वरूप क्या है, पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षकों के इस संबंध में क्या विचार है, निबंध की क्या विशेषताएं होती है आदि इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंध शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो निबंध शब्द विशुद्ध रूप से भारतीय शब्द है। संस्कृत साहित्य में निबंध शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है और निबंध शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो बंध धातु से बताई गई है। बंध धातु की से निबंध की व्युत्पत्ति दो प्रकार से बताई गई है। एक व्युत्पत्ति है कि नि प्लस बंध प्लस लुट प्रत्यय से, और जिससे शब्द बनता है निबंधन। इसको व्युत्पत्ति परक अर्थ में कहा गया कि निबध्यते अनेनास्मिन वा। यहाँ निबंधन का अर्थ होता है अच्छी तरह गठा या बंधा हुआ पदार्थ या भाव। तो निबंधन का एक अर्थ हुआ ऐसी रचना जिसमें विचार जो है वो बंधे हुए हों, विचारों का निबंधन हो। निबंध की दूसरी व्युत्पत्ति बताई गई है नि प्लस बंध प्लस घय धातु से, और यहाँ शब्द बनता है निबंध। और निश्चिता अर्थेन विषयम अधिकृते बंधनम, इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है किसी चीज को किसी के साथ जोड़ना, बांधना या लगाने की क्रिया या भाव। और इस आधार पर हम निबंध का अर्थ ये मान सकते हैं कि जिसमें किसी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध किया गया हो, विचारों को बांधा गया हो, विचारों को जोड़ा गया हो, वो निबंध है। तो निबंध शब्द की व्युत्पत्ति परक अर्थ तो एकत्रित करना, संचय करना, बांधना, संगठित करना, जोड़ना, इन अर्थों में संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में ये प्रचलित रहा है। और प्राचीन भारतीय वाङ्मय में निबंध शब्द का प्रयोग भोजपत्रों पर लिखित रचना को संवार कर ग्रंथित करने या बांधने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो भोजपत्रों पर रचनाएं लिखी जाती थी और उन भोजपत्रों को बांध करके, संवार करके उनको एक जगह सूत्रबद्ध किया जाता था, उसी को निबंध कहा जाता। कालांतर में ये शब्द अर्थ संकोच के कारण जो है टीका ग्रंथों के लिए, भाष्य ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होने लगा। इसके साथ साथ इसका प्रयोग साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि विषयों के विवेचनात्मक ग्रंथों के लिए किया जाता। ऐसे ग्रंथ जिनमें किसी साहित्यिक, धार्मिक या दार्शनिक विषय का विवेचन किया गया हो, विश्लेषण किया गया हो, व्याख्या की गई हो, उसके लिए निबंध शब्द का प्रयोग किया जाता। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य में जिस गद्य विधा के लिए निबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है वो संस्कृत साहित्य में प्रचलित इस अर्थ से भिन्न है। और वर्तमान में निबंध को गद्य की एक विधा माना जाता है और ये पश्चिम के प्रभाव स्वरूप जो है आया हुआ है। इसका पर्यायवाची अंग्रेजी के ऐसे का पर्यायवाचीपन इसको कह सकते हैं, और अंग्रेजी के ऐसे का अर्थ होता है प्रयत्न करना। इसी तरह अंग्रेजी का जो ऐसे शब्द है उसके समानार्थी फ्रेंच भाषा में शब्द है एसाई, और ये एसाई शब्द लैटिन भाषा के एक्जाजियर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है निश्चितता पूर्वक परीक्षण करना। तो शाब्दिक दृष्टि से हम
निबंध को कह सकते हैं कि विचारों के बिखराव को रोकना या व्यवस्थित रूप से बांधकर विशिष्ट रूप देना ही निबंध कहलाता है, जिसमें विचारों को, भावों को व्यवस्थित रूप से बांधा गया हो। निबंध ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने मनोभावों एवं विचारों को सम्यक रूप से एकत्र करके कलात्मक शैली में स्वच्छंदता पूर्वक व्यक्त करता है। अब निबंध की स्वरूप एवं परिभाषा पर विचार करें। इसके संबंध में व्युत्पत्ति परक अर्थ से तो आप परिचित हो गए कि निबंध का अर्थ बांधना, संचय करना, एकत्रित करना, सूत्रबद्ध करना, और इसी कारण ये कहा जा सकता है कि निबंध में विचारों और भावों को जो है सूत्रबद्ध किया जाता है। निबंध के स्वरूप पर बात करें, भारतीय और पाश्चात्य समीक्षकों की इस दृष्टि में हम विभिन्न जो मत है उन पर बात करते हैं। तो निबंध के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बात कही कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह करके निबंध को गद्य की कसौटी बता करके गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा के रूप में निबंध की स्वीकार्यता बताते हैं कि निबंध गद्य की सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट विधा है, क्योंकि इसमें गद्य का जो पूर्ण उत्कर्ष रूप है वो निबंध में दिखाई देता है। भाषा की जितनी पूर्णता, प्रांजलता, परिष्कृतता, पूर्ण उत्कर्ष, गद्य की छटा, शैली का चमत्कार और व्यक्तित्व का निखार सर्वाधिक निबंध में दिखाई देता है। व्यक्तित्व, निबंध में व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। उन विचारों और भावों में उसके निजी व्यक्तित्व की छाप दृष्टिगत होती है, निजी व्यक्तित्व की छाप अवश्य दिखाई देती है। यही निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें व्यक्तित्व अवश्य होनी चाहिए। तो पाश्चात्य विचारकों और भारतीय विचारकों में इस संबंध में थोड़ा सा, स्वरूप के संबंध में थोड़ा सा मतभेद है। निबंध का शाब्दिक अर्थ हुआ निशेष बंध, पूर्ण रूप से कसा हुआ। निशेष, जिसमें निशेष का अर्थ हुआ कुछ भी शेष नहीं है, बंध यानी बंधा हुआ, तो पूर्ण रूप से जिसमें कसा हो, तो ऐसा बंधन जो पूर्ण रूप से कसा हुआ हो। इस दृष्टि से वह निबंध व रचना जिसके बंधन में पूर्ण कसाव, कसाव शब्द कसा हुआ हो, जिसमें जो है उसमें जो सामग्री है वो व्यवस्थित, सूत्रबद्ध, जुड़ी हुई, तारतम्यता से युक्त हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें लचरपन हो। तो कसाव शब्द के भी दो प्रसंगों में प्रयोग किया जा सकते हैं कि कसाव किसका। एक तो कसाव हो सकता है विस्तार में कसाव। विस्तार में कसाव का अर्थ है जब चीज कसाव है, इसका मतलब उसका आकार जो है छोटा होगा, तो विस्तार में कसाव से आशय तो आकारगत लघुता है। और निबंध के स्वरूप के संबंध में आकारगत लघुता को तो भारतीय और पाश्चात्य समीक्षकों दोनों ने ही समान रूप से स्वीकार किया है। दूसरा कसाव का आशय विचारों या भावों में कसाव, कि निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें विचार या भाव जो भी वर्णित है वो सूत्रबद्ध हो, उनमें एक कसावट हो, उनमें एक तारतम्यता हो, क्रमबद्धता हो, श्रृंखलाबद्ध रूप से वो उसमें प्रयुक्त हुए हों। आकारगत लघुता पर भारतीय तथा पाश्चात्य विचारक सहमत है, पर विचारों की कसाव की दृष्टि से मत एक के नहीं है, मत में भिन्नता है। भारतीय समीक्षक भावों तथा विचारों की कसावट पर अधिक बल देते हैं, जबकि पाश्चात्य समीक्षक भावों और विचारों की अपेक्षा व्यक्तिकता पर जोर देते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों ने निबंध में लेखक के निजीपन को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार निबंध में विचारों की प्रौढ़ता आवश्यक नहीं है। लेखक जो कुछ भी महसूस करता है और उसे हल्के फुल्के रूप में व्यक्त करता है वही निबंध है। तो जबकि भारतीय समीक्षकों ने निबंध की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसे गद्य के विधाओं से अलग जिस रूप में पहचाना जाता है, उसमें उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें जो है विचारों का बहुत उत्कृष्ट गुंफन होता है, उसमें बौद्धिकता प्रधान होती है, वैचारिकता प्रधान होती है।
हिंदी में निबंध के लिए लेख शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, संदर्भ का भी प्रयोग किया जाता है, रचना और प्रस्ताव, प्रबंध जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु निबंध की का प्रयोग जिस विधा के लिए किया जाता है उनमें कोई भी इसके लिए जो है उपयुक्त नहीं है। लेख और निबंध को लोग समानार्थी मानते हैं, लेकिन लेख ऐसी रचना होती है जिसमें तथ्य परकता अधिक होती है, जिसमें तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे इतिहास से संबंधित कोई लेख लिखते समय उसमें जो है सन और घटनाओं से संबंधित राजाओं उनका जो है तथ्यात्मक विवरण होगा, लेकिन निबंध में जो है लेखक उसमें अपनी निजी कल्पना और निजी व्यक्तित्व वो कैसे देखता है उन बातों को उसकी छाप होगी। तो लेख में तथ्य परखता है। संदर्भ जो है वो किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर के जो विचार प्रकट किए जाते हैं वो संदर्भ है, तो वो भी निबंध के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। रचना तो कृति का बोध होता ही है, ग्रंथ का बोध होता है। प्रस्ताव बहुत संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रबंध संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होता था और इसका प्रयोग संस्कृत में भी धीरे धीरे कथा काव्य के लिए किया जाने लगा है, आख्यान के लिए किया जाने लगा है। निबंध के जो जनक माने जाते हैं वो फ्रेंच साहित्यकार मोंटेन माने जाते हैं और उन्होंने निबंध को जो है निश्चल आत्मा अभिव्यक्ति का पर्याय माना। मोंटेन ने कहा कि निबंध जो है वो लेखक की अनुभूतियों की निश्चल अभिव्यक्ति, वो जैसा महसूस करता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, उनको उसी रूप में अभिव्यक्त कर देना ही जो है वो निबंध है। उन्होंने लिखा भी है कि मेरी इच्छा है कि मुझे सच्चे सीधे सहज साधारण रूप में ही जाना जाए, उसमें कोई लाभ लपेट दिखावा बनाना छल छंद नकलीपन नहीं हो, क्योंकि अपने निबंधों में मैं स्वयं को चित्रित करता हूँ अथवा मैं स्वयं ही पुस्तक का विषय हूँ, मैं स्वयं ही पुस्तक का विषय हूँ। ये कहकर मोंटेन ने निबंधों में व्यक्तित्वता को बहुत अधिक स्थान दिया है। निबंधों में है ही व्यक्तित्व। एक लेखक जिस तरह से देखता है, सोचता है, समझता है, वो अपनी अनुभूतियों की बिल्कुल निश्चल अभिव्यक्ति करे, वही निबंध है। और जॉनसन ने भी ऐसी परिभाषा दी है कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है, असंबद्ध तथा चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। और ये परिभाषा भारतीय समीक्षकों की जो परिभाषा है जिसमें वैचारिकता प्रधान है उससे एकदम विपरीत है। ये इसमें जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि मन में जो अचानक कोई भावना उठती है और उस भावना में उच्छृंखलता होती है, उसमें एक सूत्रबद्धता श्रृंखलाबद्धता नहीं होती, उस असंबद्ध और चिंतन है जिसमें किसी तरह का चिंतन मनन नहीं हो, किसी विषय का विवेचन विश्लेषण नहीं हो, उस का प्रकटीकरण ही निबंध है। तो यहाँ पर निबंध में व्यक्तित्व को प्रधानता दी जा रही है, वैचारिकता को उसमें गौण किया जा रहा है। पाश्चात्य साहित्य में पाश्चात्य समीक्षकों के ऐसे विचार रहे प्रारंभ में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार निबंध एक सामान्य क्लेवर की अधिकांशतः गद्य में लिखी हुई रचना है जिसमें किसी विषय का सरल चलताऊ निरूपण होता है तथा जो विशेषतः केवल उसी विषय से संबंध है जिसका कि लेखक पर जैसा प्रभाव पड़ता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी निबंध को बताया कि किसी विषय का सरल चलताऊ निरूपण, जबकि किसी भी विषय पर गंभीर चिंतन के उपरांत जो वैचारिक मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका निबंध में प्रकटीकरण होता है। यहाँ सरल चलता हो जो चलने वाला है। और एक दूसरी बात यहाँ व्यक्तिकता की आ गई। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा कि किसी विषय से लेखक जिस रूप में प्रभावित होता है उसी को वो अभिव्यक्त करता है। तो व्यक्तिकता यहाँ भी प्रधान है और गंभीरता और वैचारिकता को यहाँ भी नगण्य बताया गया। एडिसन
निबंध में विचारधारा तरल और मिश्रित होती है, उसका प्रवाह कभी साधारण उपदेशात्मकता की ओर उन्मुख रहता है और कभी वैयक्तिक अभिव्यंजना की। प्रेबल की निबंध की परिभाषा को देखें तो निबंध लेखन कला का बहुत प्रिय साधन है, जिसके लेखक में प्रतिभा और ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा का अभाव है, उसे भी वो अनुकूल प्रतीत होता है। जिस लेखक में प्रतिभा और ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा का अभाव, उसे भी वो अनुकूल प्रतीत होता है और वो उस पाठक को अधिक रुचिकर लगता है जो विविधता तथा हल्की रचना में आनंद लेता है। प्रेबल क्या कह रहे हैं कि जिस लेखक में प्रतिभा नहीं हो, ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा नहीं हो, उसको भी सबसे प्रिय और अनुकूल जो साहित्यिक विधा है वो निबंध है, क्योंकि वो लेखन कला का प्रिय साधन है। जबकि यहाँ हमारे यहाँ निबंध को सबसे गंभीर और वैचारिक प्रधान रचना माना जाता है, जिसमें गद्य का, भाषा का उत्कृष्ट रूप होता है। और ये कह रहा है कि उस पाठक को अधिक रुचिकर लगता है जो विविधता और हल्की रचना में आनंद लेता है। हल्की रचना से युक्त मनोरंजक जो चीज होती है वो कहानी में होती है, उपन्यास में तो निबंध में तो बहुत गंभीरता होती है, वैचारिक गुम्फन होता है। तो पाश्चात्य समीक्षकों ने निबंध को जो है प्रारंभ में एक हल्की फुल्की रचना माना है, जिसमें व्यक्तिगता की ही प्रधानता है, भावों का उच्छृंखल आवेग है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस बात की जो है वो अभिव्यक्ति कर रही है कि निबंध किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर, ये 2 बार लिखा गया है, किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर लिखी गई साधारण विस्तार वाली रचना, जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती थी। प्रारंभ में निबंध को अपरिपूर्ण रचना माना जाता है कि लेखक के मन में जैसे भी भावनाओं का आवेग प्रस्फुटित हुआ और उनको उसने लिख दिया, वही निबंध है। ऐसा कविताओं में होता है, लेकिन अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए किया जाता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्राय प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है। तो पाश्चात्य समीक्षकों ने शुरू में निबंध को जो हल्की फुल्की विधा माना था, लेकिन बाद में उसमें प्रौढ़ता और परिमार्जन को, परिष्कृत को, गंभीरता को भी उन्होंने स्वीकार किया है, यदि भी उनका अधिक जोर जो है वो वैयक्तिकता पर रहा है। भारतीय समीक्षकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों में वैचारिकता को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने लिखा भी है कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठोसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जहाँ एक ही अनुच्छेद में विचारों को दबा दबा करके ठोसा जाए, मतलब बहुत अधिक विचार उसमें भरे गए हों, लिखे गए हों, और एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए। तो वैचारिकता को रामचंद्र शुक्ल जो है वो आवश्यक मानते हैं और उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वैयक्तिकता की तुलना में। यद्यपि वो वैयक्तिकता और वैचारिकता दोनों का ही समावेश आवश्यक मानते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध का अनिवार्य है कि उसमें लेखक के व्यक्तित्व की छाप तो रहेगी, लेकिन उसमें प्रधानता विचारों की रहेगी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार व्यक्तिगत विशेषता का ये मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी न जाए या जानबूझकर जगह जगह तोड़ दी जाए। निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों ही लिए रहता है। निबंध की परिभाषा में ये बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि उसमें भावात्मकता, भावुकता, कल्पनात्मकता और बुद्धि, हृदय और मस्तिष्क दोनों का सामंजस्य होता है और प्रधानता जो है वो बुद्धि की रहती है, वैचारिकता की रहती है, बौद्धिकता की रहती है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार
जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वो अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। और यहाँ भी गोविंद त्रिगुणायत ने दोनों बातों को ही शामिल किया है कि संसार के किसी भी विषय और वस्तु के प्रति एक लेखक के मन में जैसे भी विचार होते हैं, जैसे भी भावनाएं होती है, मानसिक से अंतर भावनाओं से है और बौद्धिक से विचारों की प्रतिक्रिया होती है, वो अनुभूत करता है। उसकी रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति निबंध है। गुलाब राय निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सोचता और सजीवता तथा आवश्यक संगति तथा संबद्धता के साथ किया गया हो। इसमें और तथा का प्रयोग अनुचित हो गया है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार, एक तो गुलाब राय जो है निबंध की आकारगत लघुता को स्वीकार कर रहे हैं, उसका आकार छोटा होता है और उसमें जिस भी विषय का प्रतिपादन किया जाता है उस पर निजीपन, लेखक के व्यक्तित्व की छाप अवस्थित रहती है, स्वच्छंदता रहती है, उसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है, सौष्ठव यानी सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति, सजीव जिसको पढ़ करके सजीवता की, और संगति और संबद्धता, उसमें जो कुछ भी विचार या भाव लिखे गए हैं उनमें आपस में मेल हो और उनमें एक तारतम्यता हो, संबद्धता हो, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि पाश्चात्य विचारकों ने जहाँ निबंध में व्यक्तिगता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और लेखक के विचारों की जो है अभिव्यक्ति माना है, भावनाओं की अभिव्यक्ति माना है, किसी भी विषय पर एक लेखक जो भी महसूस करता है भावनाएं, उनको उन भावनाओं को अव्यवस्थित उच्छृंखल भावनाओं को व्यक्त कर देना जिसमें वैचारिकता, चिंतन, मनन का स्थान नहीं, वो निबंध है। जबकि भारतीय समीक्षकों ने इसमें जो है स्वतःपूर्णता और विचारों की तारतम्यता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। निबंध को एक सुगठित, सुव्यवस्थित, सुनिर्दिष्ट भावधारा मानते हैं। तो निबंध व लघु गद्य विधा, अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि निबंध व लघु गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों, भावों या अनुभूतियों का श्रृंखलाबद्ध विवेचन, कलात्मकता, स्वच्छंदता और व्यक्तिगता के साथ कसावटपूर्ण प्रौढ़ भाषा शैली में करता है। इसमें भाषा की भी प्रौढ़ता, भाषा शैली की प्रौढ़ता आवश्यक है, व्यक्तिगता भी आ गई है, कलात्मकता है और विचारों का जो है श्रृंखलाबद्ध विवेचन। तो ये निबंध की अपन परिभाषा दे सकते हैं। और निबंध की विशेषताओं पर बात करें तो पहली विशेषता है कि निबंध लघु आकार की स्वतःपूर्ण गद्य रचना है। निबंध का आकार लघु है, इसके साथ वो स्वतःपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। उसमें जिस भी विषय का वर्णन किया, जिस भी विषय का वर्णन है उस विषय पर उस लेखक के विचारों को समीक रूप से व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है और इसी कारण निबंध में क्या होती है, पूर्णता होती है और तारतम्यता होती है। दूसरा, निबंध लेखक के व्यक्तित्व और व्यक्ति चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। लेखक की व्यक्तिगता की अभिव्यक्ति निबंध में आवश्यक है। लेखक की निजीपन, लेखक का व्यक्तित्व, उस विषय पर उसके निजी विचार, उसके सोचने की जो तरीका है वो क्या देखता है, वही निबंध को अन्य विधाओं से अलग बताता है। तो निबंध में व्यक्तिगता की छाप होनी अवश्य है पर अत्यधिक उसका विस्तार जो है अनुचित है। निबंध भावों विचारों का संतुलित संगुम्फन है। निबंध ऐसी रचना है जिसमें विचार भी हो और भाव भी हो, मस्तिष्क और हृदय दोनों का ही संतुलित सम्मिश्रण उसमें होना चाहिए। अगर अत्यधिक वैचारिकता है तो फिर वो निबंध जो है बुद्धि क्रीड़ा मात्र समझा जाए, बुद्धि का खेल समझा जाएगा। और अगर अत्यधिक भावुकता है तो फिर वो काव्य बन जाएगा, गद्य काव्य बन जाएगा। तो इन दोनों का ही संतुलन होना चाहिए।
निबंध में रोचकता, सजीवता और जिंदादिली के साथ साथ गंभीरता का निर्वहन अपेक्षित है। लेखक रोचक, सजीव और शैली में अपने भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ निबंध में गंभीरता, वैचारिक जो गांभीर्य है वो निबंध में बहुत अपेक्षित है। निबंध गद्य विकास का चरम मापदंड है, क्योंकि गद्य का जो पूर्ण उत्कर्ष है वो निबंध में दिखाई देता है। निबंध में हास्य व्यंग्य के साथ भाषा और अर्थ विधान में प्रौढ़ता और कसावट जरूरी है, और निबंध के लिए विषय और शैली की दृष्टि से कोई बंधन नहीं हो सकता। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है, चाहे वो समसामयिक हो, ऐतिहासिक हो, राजनीति शास्त्र से संबंधित हो, अर्थशास्त्र से संबंधित, या मानव मन से संबंधित हो, या किसी प्राकृतिक स्थल के सौंदर्य से संबंधित हो। किसी भी विषय पर और लेखक अपनी अनुसार शैली का चयन करके निबंध की रचना कर सकता है। तो निबंध के संबंध में पाश्चात्य और भारतीय विचारकों की इतनी परिभाषाओं से परिचित कराने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि निबंध के स्वरूप से आप परिचित हो सकें कि निबंध है क्या, और गद्य साहित्य के अन्य विधाओं से ये किस प्रकार भिन्न है। धन्यवाद।